अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम लोग सैलरी से रिलेटेड बेनिफिट्स इन काइंड एंड बेनिफिट्स इन कैश, परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है लोन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और कंपनी। इसके बाद फिर बाकी हिस्सा हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। लोन प्रोवाइडेड by the company या बच्चे एम्प्लॉयर। अब लोन किसको प्रोवाइड किया जाए? एम्प्लॉय को। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी। एम्प्लॉयर या कंपनी। फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर सीए जो कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑन द अदर हैंड मिस्टर एफसीए जो कि कंपनी के एम्प्लॉयर। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप या जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये मिले हुए हैं वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सेकंड वन दूसरा सर्विस रिसीव कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। और मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट मिले, ये बेनिफिट कहलाता है सैलरी का बेनिफिट और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करते हैं। बेसिकली ये है क्या बेनिफिट? अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में डिस्कस करना शुरू करूंगा, आई थिंक सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, तो पहले हम थोड़ा सा इसका क्रक्स समझते हैं। ठीक हो गया जी? लेट्स सपोज एम्प्लॉय, इसको पैसों की जरूरत पड़ गई। अब अगर ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन एक्वायर कर ले, क्या ये लोन इसके अलावा मिल सकेगा उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? पॉसिबल है? नहीं मिल सकेगा। इसका मतलब है अब अगर उसको ये लोन एम्प्लॉयर से मिल जाए और
इसमें ये एलिमेंट मौजूद ना हो, इसको मैं कह सकता हूं ना, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं क्या ये एम्प्लॉय का बेनिफिट कंसीडर नहीं होगा? क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हासिल करता, he must have to pay some amount of money, additional amount of money in addition to principal amount. Agree or not? ठीक हो गया। In that case, if he receive loan from his employer, तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं है ये एडिशनल एलिमेंट पे करने की। तो एफबीआर की नजर में ये क्या बन गया? बेनिफिट। If it is a benefit, then he must have to pay tax. It will be included in his taxable salary income. ठीक हो गया ना बच्चे? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये है बेसिकली लोन की एडजस्टमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, इस एडजस्टमेंट के लिए एफबीआर के मुताबिक एक रेट होगा, एफबीआर के मुताबिक एक रेट होगा जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क रेट। क्या बोलना है? शाबाश, आज तो जरा थोड़ा सा पोटेंशियल भी नजर आना चाहिए। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया और माशाल्लाह सभी लोग पास भी हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेंचमार्क रेट, और इन केस अगर किसी का रह गया पेपर, उम्मीद है आप में से किसी का नहीं रहा, लेकिन रह गया है, तो कोई तूफान बर्पा नहीं हो गया। अल्लाह के हर फैसले पे हिकमत है। ठीक हो गया? हो सकता है हमसे कोई गलती हो प्रिपरेशन के टाइम पे, और नहीं तो फिर अल्लाह के हर फैसले पे खुश हो जाए, दोबारा एफर्ट करे, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ने आपको कामयाब नहीं करना तो किसको करना? ठीक है ना? थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिल जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, बेंचमार्क रेट, एफबीआर के मुताबिक बेंचमार्क रेट कितने परसेंट होगा? याद रखेंगे, ये रेट चेंज नहीं होना। बेंचमार्क क्या रेट है? बेंचमार्क रेट कितना है? 10%। अब इस एडजस्टमेंट के मैं 3 हिस्से कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में बैठ के हमें सॉल्व करते हुए दिक्कत ना। फर्स्ट वन, पहला, इसको मैं बोलूंगा कि एम्प्लॉयर बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा कोई एडिशनल अमाउंट। एम्प्लॉयर बिल्कुल भी कोई भी एडिशनल अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ? कोई एलिमेंट ये मौजूद ही नहीं है। अगर आपने 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया प्रिंसिपल एक्वायर किया है, लोन ऑब्टेन किया है एम्प्लॉयर से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसे वापस लौटाने हैं। इसके ऊपर कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी आपको पे नहीं करनी। इसके लिए वर्ड ये यूज कर दिया। अच्छा बच्चे, अब इसकी कैलकुलेशन आपने किस तरह से करनी है? इसकी कैलकुलेशन होगी लोन की अमाउंट, लोन की जितनी भी अमाउंट होगी इसको मल्टीप्लाई करना है 10% से, क्योंकि आपको पता है बेंचमार्क रेट ही कितना है, मल्टीप्लाई बाय पीरियड। अगर ड्यूरिंग द पीरियड लोन एक्वायर किया जो कि पूरे साल नहीं रहा, तो जितने माह आउटस्टैंडिंग रहा उतने माह को आपने कंसीडर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूं। टैक्स ईयर 2024 की डिस्कशन हम कर रहे हैं। लोन एक्वायर किया 1 जनवरी 2024 को, ठीक हो गया। अमाउंट कितनी है लोन की? कितना लोन एक्वायर किया? हम कहते हैं लेट्स सपोज लोन की अमाउंट है रुपीज 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए का लोन एक्वायर किया हुआ। अब आप मुझे बताएं इसकी कैलकुलेशन किस तरह से हम करेंगे। लोन की अमाउंट कितनी है? 1.5 मिलियन, ऐसा ही है। रेट कितना कंसीडर होगा? 10%। अब पीरियड, आपको पता है ये टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ
यकम जुलाई 2023 को, खत्म कब होगा, एंड कब होगा, 30 जून 24 पे, ऐसा ही है। अच्छा, अब लोन कब उसने एक्वायर किया, यकम जनवरी 24 पे। इस दिन से लेकर इस दिन तक कितनी मुद्दत बन रही है, 6 माह बन रही है। जबकि पूरे साल में कितने पीरियड, कितने मंथ रहे, और ये रेट तो पर एनम रेट है, पूरे 12 माह का रेट है। तो इसका मतलब फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीरियड 6/12 से। आप समझ आ गई बच्चे बात। अच्छा, अगर तो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा तो फिर 12/12 लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर 12 मंथ से लेस रहा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वर्किंग गलत हो जाएगी। अमाउंट बता सकते हैं मुझे कैलकुलेट, 75,000। गॉट इट? एवरीथिंग इज क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी? इसी से बात को, दूसरी बात को भी यहीं से समझा दूं, अगर आप माइंड ना करें तो। चलिए जी, हम कहते हैं लेट्स सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया। ये फर्स्ट वन केस था, अब ये सेकंड वन केस है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया, बट अब ये एलिमेंट है, मौजूद है, बट इस रेट से मौजूद है। बेंचमार्क रेट कितना है, इसको कितना देना होगा, इसका मतलब है 10% बेंचमार्क रेट है कि इतने पे कम से कम देना है। दिया कितने पे, तो इसका मतलब बाकी जो 5% आपको नहीं देना पड़ा वो आपका क्या बन गया, शाबाश। समझ आ गई बात आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। बेंचमार्क रेट कितना था, 10%। कम से कम इतना रेट अगर हो तो फिर हम समझेंगे कि ये एलिमेंट या ये बेनिफिट नहीं है। अच्छा, अब एक्चुअल तो इतना दिया जा रहा है, इसका मतलब कम दिया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंसेशनल लोन। क्या वर्ड बोलते हैं, कंसेशनल लोन। क्या वर्ड बोलना है, कंसेशनल लोन। अब सेकंड वन एडजस्टमेंट मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं बच्चे। इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल रेट लेस देन बेंच मार्क रेट। समझ आ गई ना, एक्चुअल रेट बेंचमार्क रेट से अगर कम होगा तो इस लोन को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा लोन है, कंसेशनल लोन। अगर एक्चुअल रेट बेंचमार्क रेट से थोड़ा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कंसेशनल। सेम अब इसके केस में हम क्या करेंगे, लोन अमाउंट। अच्छा, ये लोन अमाउंट भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कहता है कि भाई आपको सालाना मुझे किस्त देनी होगी या हर महीने मुझे पैसे देने, मैं हर महीने आपकी तनख्वाह में से कुछ पैसे डिडक्ट कर लिया करूं। अब आप मुझे बताएं, जैसे जैसे वो डिडक्शन करता जाएगा लोन की अमाउंट कम रहती चली जाएगी, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहलाएगा। फिर टोटल अमाउंट, लोन की अमाउंट पे तो फिर कैलकुलेट नहीं होगा ये फैक्टर, फिर तो हमें देखना होगा बाकी ईमानदार रकम कितनी रह गई है। जितनी बाकी ईमानदार रकम रह गई है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। जब ये एडजस्टमेंट एक पास पेपर के सवाल, सिर्फ एक ही पास पेपर का क्वेश्चन ऐसा मौजूद है जिसमें ये एडजस्टमेंट मौजूद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये आपकी किताब का 10.12 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। जब मैं वो सॉल्व करवाऊंगा उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, लोन के अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब जरा ख्याल रखिएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 10% माइनस एक्चुअल रेट।
ठीक हो गया बच्चे, और मल्टीप्लाई बाय, अब आ जाएगा पीरियड। ठीक हो गया। ऊपर वाली एग्जांपल को दोबारा लिखता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। लोन एट 6%, ठीक हो गया। लोन की अमाउंट 2 मिलियन, 20 लाख, किस दिन रिसीव किया? 30 सितंबर 23 पे। टैक्स ईयर चल रहा है 2024, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ? जी कीजिएगा कैलकुलेशन। फर्स्ट वन, अमाउंट कितनी है? नहीं 20 लाख नहीं, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस, शाबाश, डिफरेंस कितना बन गया? 4%। 4% बेनिफिट हुआ ना। अब अक्टूबर से ऑनवर्ड काउंट करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगला 6 माह कितने हो गए? 9/12, बिल्कुल सही हो गया जी। $60,000। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आ गया थर्ड वन केस, तो इंतहाई आसान है। लोन एट ग्रेटर देन बेंच मार्क रेट। अगर ये बेंचमार्क रेट से ज्यादा रेट पे हो तो क्या विद बेनिफिट है या नहीं है? तो फिर हम क्या कहेंगे? नो बेनिफिट, ये कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट कंसीडर करेंगे बच्चे? कोई एडजस्टमेंट नहीं। अच्छा ये भी तो हो सकता है लोन एट या और। एट का क्या मतलब हुआ? 10% या 12%। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% भी हो तब भी कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर 12% हो तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो एट बेंचमार्क रेट हो या बेंचमार्क से ज्यादा, तो फिर कोई बेनिफिट कंसीडर नहीं। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें एक बात याद रखिएगा, इसकी कंडीशंस, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं इसको। इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट वन, लोन अमाउंट लेस देन 1 मिलियन। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख रुपए से थोड़ी हो तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। शाबाश। अगर एम्प्लॉयर से 5 लाख रुपए कर्जा ले लिया और बगैर इस फैक्टर के लिया तो फिर भी बेनिफिट कंसीडर, क्योंकि लोन की अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा की तो है ही नहीं है। ये रूल कब अप्लाई होना है? अगर लोन की अमाउंट कितनी हो, हाँ, या उससे ज्यादा हो। तो फिर लोन की अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा होगी तो ये रूल अप्लाई। ठीक हो गया? अच्छा ये दूसरी एक्सेप्शन मैं समझाता हूं, पहले जितना हम लोगों ने पढ़ लिया इसकी जरा एक दफा रीडिंग कर लेता। ठीक हो गया जी? लोन ऑब्टेन बाय एन एम्प्लॉय। लोन किसने ऑब्टेन किया? एम्प्लॉयज। किस से? अपने एम्प्लॉय से। जो कि क्या होगा?
और एट अ रेट लोअर देन या कंसेशनल होगा बेंचमार्क रेट से। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट और बेंचमार्क रेट इंक्लूड किया जाएगा किसमें, बताएं, कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई बात? बेंचमार्क रेट कितना होता है? 10%। ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है इन केसेस के अंदर। पहली बात, लोन डज नॉट एक्सीड, अगर 1 मिलियन से ज्यादा का ना हो, इसका मतलब है इक्वल टू पे भी हुआ तब भी ये अप्लाई, अगर ग्रेटर देन हुआ तो तभी अप्लाई होना है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो। पहली बात क्लियर होगी? अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी बात पढ़ने के लिए हम कुछ जरा बात को समझ लेते हैं। बच्चे एक अजम्पशन यूज कर रहा हूं, ये साहब हैं मिस्टर सीए, इन्हें जॉब ऑफर हुई एक कंपनी जो कि एबीसी लिमिटेड है, उनकी तरफ से जॉब ऑफर हुई, आप आए हमें सर्व करें, हम आपको उसके अगेंस्ट सर्विस चार्जेस देंगे, मींस आपको सैलरी पे करेंगे। एबीसी लिमिटेड ने कहा देखें एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, वो है प्रोविडेंट फंड। क्या है? प्रोविडेंट फंड। इन्होंने कहा जी जरा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, वैसे मुझे पता तो है। उन्होंने कहा देखें होगा ये, आपकी तनख्वाह का 10% हिस्सा, वैसे 10% होता नहीं है, 8.33% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, वेरी कहता है, मैं रूल पे नहीं जा रहा हूं, मैं बात को सिर्फ समझाने के लिए यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर लिख रहा हूं। 10% आपकी तनख्वाह का सैलरी में से हम 10% डिडक्ट करेंगे, आपकी तनख्वाह का या आपकी सैलरी का 10% हम क्या करेंगे, सेम 10% अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कंपनी। ये दोनों पैसे हम एक फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। वो फंड कहलाएगा प्रोविडेंट फंड। अब इस फंड में एडिशनल एक चीज और ऐड होती चली जाएगी जो कि ये वाला एलिमेंट है। समझ आ गई? ये एलिमेंट भी इस फंड में ऐड होता चला जाएगा। अब इन्होंने कहा ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो मुझे पसंद भी नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये एलिमेंट मेरे इस फंड में ऐड हो। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ गई? इसका मतलब इन्होंने इसको कबूल करने से इन्होंने कहा मेरे फंड में ये शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ वक्त के बाद इन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई और ये अब गए एम्प्लॉयर के पास और उससे जाके कहते हैं मुझे कर्जा चाहिए, मेरा फंड जो पड़ा हुआ ना, इन्वेस्ट हुआ हुआ, उसी के अगेंस्ट ही मुझे दे दो। या और भी हो सकती है बात, मैंने अभी बात को सिंपल रखना है ताकि समझ आ जाए। ये मेरे जो पैसे पड़े हुए ना, इन्वेस्ट हुए हुए फंड में, मिलने तो मुझे ही अल्टीमेटली, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो किसको मिलने? मुझे ही। या मैं रिजाइन दे दूंगा तो फिर मुझे ही मिलने, मेरा ही पैसा है ना, इसके अगेंस्ट मुझे क्या पे कर दो? लोन दे दो। मैं कुछ टाइम के साथ साथ डिडक्शन करवा के ना अपनी सैलरी में से ये दोबारा फंड में पैसे री इन्वेस्ट कर दो। फर्क तो कोई नहीं पड़ना इसको, क्योंकि ये एलिमेंट तो है नहीं। अब एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, हम आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम उस पर कोई एलिमेंट चार्ज, एडिशनल एलिमेंट चार्ज, अब एडिशनल एलिमेंट इस पर चार्ज नहीं किया जा रहा। क्लियर हो गया?
एफबीआर कहता है अब ये बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपने ये लेने से, कबूल करने से, और उसी फंड में से अब आप अगर पैसे ले रहे हैं, लोन की अमाउंट एक्वायर कर रहे हैं, तो फिर ये बेनिफिट कंसीडर नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये एक सिंपल किया, बाकी और भी इसमें चीजें हैं, जरूरत नहीं उसको देखने की। बात क्लियर हो गई? पढ़ने में बहुत ही अजीबोगरीब है। वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ये बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एक्सटेंड कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर किया? एम्प्लॉय को। वो क्यों? ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट। उसने क्या कहा था? मैंने अपने फंड में क्या शामिल नहीं करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला फइल्लम तफअलू फअज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर दो या सूद से बाज आ जाओ। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं कि शिरक के बाद, शिरक तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, जुल्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है शिरक जो है ना वो क्या है? जुल्म, और जुल्म भी छोटा नहीं, जुल्मुन अजीम, बड़ा जुल्म। उसके बाद अगर कोई बड़ा गुनाह है तो उन्होंने कहा ये है। वो क्यों? ये इंटरेस्ट एलिमेंट क्यों है जी बड़ा गुनाह? रिबा क्यों है बड़ा गुनाह? कहते हैं मैंने पूरा कुरान पढ़ा, किसी गुनाह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा या तो गुनाह छोड़ दो या अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर दो। ये वाहिद गुनाह है जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात बोली है। तो भाई इन्होंने कबूल करने से, उसको एक्सटेंड करने से, उसको रिसीव करने से इनकार किया। वही बेनिफिट जो आपने नहीं लिया वही आगे ट्रांसफर भी तो हो रहा है, आपको लोन की सूरत में दिया जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन हो गई। बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट, और वो कौन सा है? जो किसके पास मेंटेन हो रहा है? अब बात समझ में आ गई होगी। तो लिखने में कंफ्यूजन है, लेकिन अब बात समझ में आ गई। कोई बात नहीं समझ में आई मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा भी समझा सकूं। जी बच्चे, ये बेनिफिट क्यों नहीं है इसमें? 10% तो कंट्रीब्यूशन कंपनी की दिया है। बच्चे ये बेनिफिट तो है, प्रोविडेंट फंड नहीं अभी हम पढ़ रहे। हम ये बात पढ़ रहे हैं कि इस फंड में से अगर उसको लोन दे दिया जाए और वो लोन पे इंटरेस्ट ना हो तो वो इंटरेस्ट क्या बेनिफिट समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? हम बात अभी सिर्फ इतनी कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड में ये एलिमेंट बेनिफिट है, लेकिन ये तो टॉपिक ही किसका होगा? प्रोविडेंट फंड का। जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको सीखेंगे। ठीक हो गया बच्चे? जी, और कि बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसने हमारा पूरा लेक्चर लेना है प्रोविडेंट फंड, इसकी पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा कैसे होती है। ठीक हो गया जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? टॉपिक क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी इलस्ट्रेशन आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे? ये एक एग्जांपल सी गिवन है, छोटी सी इलस्ट्रेशन कर लेंगे। होमवर्क लिख दूं जी? लिख दें जी? हमने कौन सा करना है? नहीं करना है जी, इंशाल्लाह। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने डिस्कस कर दी। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट में जाने से पहले हम एक छोटी सी बात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट की डिस्कशन करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कॉन्सेप्ट क्या है? बेनिफिट विदाउट एडिशनल कॉस्ट। आप माशाल्लाह से इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमें तो इकोनॉमिक्स नहीं आती इतनी अच्छी, तो मुदस्सिर साहब आज है नहीं है, साकिब साहब एडिशनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? लो माशाल्लाह, देखा जी, हमें समझा दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट। अब ये किसके लिए? टू द एम्प्लॉयर के लिए। अब मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने कोट करूंगा,
और फिर मुझे बताइएगा कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो, मुझे फिर बताइएगा। ये साहब एक एम्प्लॉय हैं, मिस्टर सीए एम्प्लॉय हैं। और काम कहां पे कर रहे हैं? पीसी होटल में। अच्छा, ये मुलाजिम किसके हुए फिर? पीसी होटल के। पीसी होटल क्या बन गया इनका? एम्प्लॉयर। ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा, पीसी होटल अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए फूड बना रहा है, खाना बना रहा है। और अगर वो अपने एम्प्लॉयज को वो फूड या तो फ्री फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे या सब्सिडाइज्ड फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, क्या ये कोई एडिशनल कॉस्ट इस पे इंकर करनी पड़ रही है? कोई एडिशनल कुक रखना पड़ रहा है उनको, कोई एडिशनल इक्विपमेंट्स लाने की कोई ऐसी कॉस्ट तो नहीं, बहुत ज्यादा एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है? अच्छा, अब इस सिचुएशन के अंदर क्या ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कंसीडर होगा? उसने कहा जी नहीं होगा। क्या ये बेनिफिट कंसीडर नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम्प्लॉयर की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है या एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ नहीं रही, तो फिर एम्प्लॉय का भी ये बेनिफिट कंसीडर नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एम्प्लॉय किसी होटल रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है और उस होटल या रेस्टोरेंट की तरफ से उसे फूड या सब्सिडाइज फूड की फैसिलिटी मिल जाए, फ्री फूड या सब्सिडाइज फूड की, तो फिर ये बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी होटल या रेस्टोरेंट के अलावा किसी और जगह पे जॉब कर रहा है, फिर इसे फ्री फूड मिले या सब्सिडाइज फूड मिले, फिर ये बेनिफिट कंसीडर होगा। अब समझ आ गई बात की? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी बच्चे, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। ये तो थी फर्स्ट वन एग्जाम्पल। इसमें आपने क्या सीखा? अगर कोई एम्प्लॉय किसी होटल या रेस्टोरेंट का मुलाजिम है और वो होटल या रेस्टोरेंट उसको फ्री या सब्सिडाइज फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो एम्प्लॉय के लिए ये कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। एम्प्लॉय मिस्टर सीए ही है और ये एम्प्लॉय है। जॉब कहां पे कर रहा है? किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। कहां जॉब कर रहा है? हॉस्पिटल में। अच्छा, अब हॉस्पिटल में जब जॉब कर रहा है तो हॉस्पिटल इस मिस्टर सीए को अगर किसी भी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी दे दे, जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया, उसका इलाज मुआवजा उस हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। डॉक्टर आया हुआ, डॉक्टर वहां पे मौजूद थे, इन साहब की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन वहां पे मौजूद थी, उन्हें मेडिसिन भी दे दी, बेहतर हो गए। क्या ये बेनिफिट इस एम्प्लॉय के लिए समझा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल डॉक्टर को फी पे करनी पड़ी, कोई मेडिसिन के कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना पड़ा नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा। तो फिर ये इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट बेनिफिट नहीं, तो फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसको इग्नोर कर देना।
नो बेनिफिट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर सीए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर कौन है? कोई भी हॉस्पिटल। अच्छा, अब ये हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल कर लेते हैं। एक एग्जांपल बनानी है ना, कोई भी एग्जांपल बना ले। आई हॉस्पिटल। अब मिस्टर सीए अपने बेटे को लेके, खुद नहीं, अपने बेटे को लेके कहते हैं डॉक्टर साहब इसकी आंखें देखे निकालता बड़ी है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ने आंखें देखी, उन्होंने कहा जी आंखें तो ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम आई ड्रॉप्स लिख देते हैं, बज़ाहिर अगर आपको महसूस हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, बड़ी चुभन होगी, खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अब बताएं क्या डॉक्टर को कोई एडिशनल फी पे करनी पड़ी? अच्छा, अब इलाज मुआवजा एम्प्लॉय खुद करवाए अपना, या अपने किसी फैमिली मेंबर जो कि डिपेंडेंट्स है उसका करवाए, कोई एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट तो नहीं है। इस वजह से ये बेनिफिट भी एडिशनल नहीं समझा जाएगा एम्प्लॉय के लिए, और उसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम में भी शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा केस भी हो गया। समझ आ गई बच्चे? कोई कंफ्यूजन? थर्ड वन एंड द लास्ट वन, एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय जॉब कर रहा है किसी भी स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीन्स टू से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है। अब अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या उसके लिए इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडिशनल कॉस्टिंग करनी पड़ी? नहीं। जैसे इसी कॉलेज के अगर कोई एडमिन या स्टाफ में से उनका कोई बच्चा आके इस क्लास में आके बैठना शुरू कर दे और पढ़ाई करना शुरू कर दे, क्या कॉलेज वालों की कोई एडिशनल कॉस्टिंग करोगी इसकी वजह से? कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। तो जब कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है तो फिर इसके लिए ये बेनिफिट भी नहीं होगा। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गई? तीनों एग्जाम्पल क्लियर है? certain perquisites without marginal cost to the employer। ऐसे perquisites जिनके केस में एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर नहीं करनी पड़ रही, जैसे फ्री या सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कौन कर रहा है? होटल या बच्चे। क्लियर हो गया जी? अच्छा बच्चे ये भी, और ड्यूटी आवर्स के दौरान। सेकेंड वन, फ्री या सब्सिडाइज्ड एजुकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? किसको? बच्चों को, एम्प्लॉय के। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, फ्री या सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है या किसको? क्या कोई एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ी एम्प्लॉयर को? तो फिर ये बेनिफिट नहीं है। क्लियर हो गया? तो फिर ये बेनिफिट क्या हो जाएगा? अब समझ आ गई बात? अब कोई कंफ्यूजन? यहां तक सब बातें क्लियर हो गई? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज मैं चेक नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया
और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए मैं जरूर चेक करूं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको मुकम्मल लाजमी कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।